Hello my dear students of class 10th. This is the part number 2 of the chapter light. And today we will discuss the concept of refraction of light. आज हम लोग क्या करेंगे? Refraction of light जो कि एक another application है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर? तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि अभी तक आपने जो है रिफ्लेक्शन ही सिर्फ पढ़ा है. जो दूसरा पार्ट है हमारा वो रिफ्रैक्शन है. ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस मैंने आपको बता रखा है जैसे डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ठीक है, स्कैटरिंग. तो बहुत सारे ऐसे फिनोमेना है जिनको हम डिस्कस करेंगे. फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक, देखो क्या है बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, मीडिया. ठीक है, क्या बताना चाहूंगा, मीडिया बताना चाहूंगा. ठीक, मीडियम का जो प्लूरल है वो मीडिया है. ठीक है, बात समझना मेरी. अब मैं बात करता हूं कि कितने टाइप के मीडिया होते हैं. तो आपको मैं बता दूं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडियम. वन इज ट्रांसपेरेंट. ठीक है, क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडिया होता है. दूसरा क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होता है. ट्रांसलूसेंट होता है. तीसरा क्या होता है आपका, ओपेक. क्या होता है, ओपेक. क्लियर? अब बात करते हैं भाई कि ट्रांसपेरेंट मीडिया क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है. तो सपोज दैट कि आपके पास एक मिरर है बेटा, है ना, ये मिरर है. अब ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब है ये क्या है, दोनों तरफ से आप इसको जो है देख सकते हो. ठीक, तो जब लाइट यहाँ पे एंटर करेगी, जब लाइट की जो रे होगी यहाँ पे एंटर करेगी तो वो यहां से बाहर चली जाएगी. ठीक है, पूरी तरह से बाहर. ठीक, तो ऐसे मीडिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडिया बोलते हैं, जिससे लाइट आपकी टोटली क्रॉस हो जाती है. क्लियर? अब बात करते हैं ट्रांसलूसेंट की. तो ट्रांसलूसेंट क्या है, ट्रांसलूसेंट एक ऐसा मीडिया है जिसमें आपकी पार्शियली लाइट पास भी करेगी और पार्शियली लाइट ब्लॉक भी हो जाएगी, है ना. कुछ तो ब्लॉक कर देगा, कुछ को पास आउट कर देगा. ठीक, तो बिल्कुल ये मीडिया है, ये पेपर है मान लो. ठीक है, और इसको मैंने आयल में डिप करा दिया. तो जो आपका मीडिया उस समय बनेगा, दैट मीडिया विल बी कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मीडिया. ठीक है, आयली पेपर कह सकते हो इसको, आयली पेपर. क्लियर? ओपेक क्या है बेटा, ओपेक एक ऐसा मीडिया है जिसमें लाइट अगर स्ट्राइक करती है तो लाइट के स्ट्राइक करने के बाद उसको आगे बढ़ने के लिए फिर स्पेस नहीं मिलेगा. मतलब वो पूरी तरह से उसमें या तो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना. तो अगर मीडिया बाहर नहीं जा रहा है, मतलब है लाइट अगर आपका बाहर नहीं जा रहा है, तो हम इसको बोलते हैं कि वो हमारा क्या है, ओपेक. जैसे आपका वाल, ठीक है, दीवार. ठीक है, वाल का मतलब क्या, दीवार आपकी. तो भाई जो वाल है हमारा, उसमें क्या होगा कि जो हमारा मीडिया है वो ओपेक होगा. इतनी बात समझ में आ रही है. ठीक, अब बात करते हैं दो मीडिया. स्पेशली ये मीडिया के जो है दो पार्ट और होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तो हम बोलते हैं रेयरर मीडिया. ठीक है, एक तो रेयरर बोलते हैं, एक तो आप बोलते हैं डेंसर. ठीक है, तो रेयरर और डेंसर मीडिया क्या होते हैं. तो रेयरर मीडिया ऐसे मीडिया को हम बोलते हैं जो मीडिया, ठीक है, अपने अंदर पार्टिकल्स को थोड़ा जो है डिस्टेंस पे कंटेन करता है. मतलब रेयर मीडिया में ये कह सकते हो इवन जो पार्टिकल्स का जो डेंसिटी होगा वो काफी कम होगा, तो दूर दूर बिखरे होंगे. ठीक है, जैसे एयर है आपका, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका रेयर मीडिया का क्या है, एयर है. ठीक, तो ये कह सकते हो कि एयर क्या है, एक डेंसर मीडिया ना हो के बल्कि एक रेयर मीडिया है. ठीक है, अब बात करते हैं भाई डेंसर मीडिया क्या है. तो डेंसर मीडिया में आपका कुछ भी आ सकता है जहां पार्टिकल बहुत क्लोज क्लोज हो. जैसे आपका हो गया बेटा ग्लास, जैसे आपका हो गया बेटा डायमंड. ठीक है, तो डायमंड हो गया, ग्लास हो गया. इसी तरह से आपका जो है कुछ भी केरोसिन ऑयल वगैरह भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो आपको मैंने समझाने के लिए बताया कि एक्चुअली क्या है, मीडिया कितने टाइप का है, बेसिकली 3 टाइप का है. ठीक है, फर्दर मीडिया को हम 2 पार्ट में और क्लासिफाई कर सकते हैं. मतलब इसी मीडिया को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे. ठीक है, उसमें कुछ रेयर वाले कंडीशंस को होल्ड करेंगे, कुछ डेंसर वाले कंडीशंस को होल्ड करेंगे. तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं. ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे आते हैं. ठीक, क्योंकि इसको समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि विदाउट इसके आप टॉपिक को प्रोसीड नहीं कर सकते थे. ठीक है,
तो सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक, चलो एक मेरा इंटरफेस है। इंटरफेस मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए कि इंटरफेस एक ऐसा मीडिया होता है, ठीक है, एक ऐसा बाउंड्री लाइन होता है, मीडिया नहीं बल्कि बाउंड्री लाइन, जो दो मीडिया को सेपरेट करता है। ठीक है, तो इंटरफेस। अब क्या है कि यहां से लाइट आपकी स्ट्राइक कर रही है आके, अगर लाइट यहां से स्ट्राइक करेगी तो ऑब्वियसली यहां पे हम एक नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल हमने यहां पे ड्रा कर दिया। ठीक, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। और कल मैंने आपको एक लेक्चर इसके पहले मैंने अपलोड किया, उसमें मैंने बताया था कि जो रे स्ट्राइक करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब इस नॉर्मल को बेटा मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इस नॉर्मल को मैंने एक्सटेंड कर दिया, मतलब है कि ये ऊपर वाला जो मीडिया है भाई वो रेयर वाला है, मतलब ये एयर है। ठीक, और ये हमारा मान लो ग्लास है, तो ये ग्लास मतलब डेंसर मीडिया है। ठीक है, अब लाइट कहाँ जा रही है, एयर टू ग्लास में जा रही है। बात समझना मेरी, मतलब जो मीडिया नंबर 1 है, मीडिया नंबर 1 से कहाँ जा रही है, 2 में जा रही है। तो ये देखा गया कि जो लाइट होती है वो आपकी इस नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाती है। मतलब है क्या होगा कि ये यहाँ पे ऐसे बेंड हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे बेंड हो जाएगी तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, आपको मैं ऑलरेडी बता रखा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक, और इसको ऑलरेडी आप जानते हैं पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस बोलते हैं, जहां पे आपकी तीनों रेज आके स्ट्राइक करती हैं। ठीक है, मतलब तीनों रेज का मतलब क्या, इंसिडेंट रे, नॉर्मल है, रिफ्रैक्टेड रे। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। इसको भी ध्यान से देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ। एक जो है कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप वहां से ऑब्जर्व करते हो। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर ये हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंट हमारे पास अवेलेबल है, तो यहां से मैं एक कंक्लूजन निकालूंगा। ठीक है, एक कंक्लूजन मैं क्या निकालूंगा, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कंक्लूजन। ठीक, हमने नहीं बल्कि साइंटिस्ट ने निकाला था। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं बोल रहा हूं कि साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, और यहां से कंक्लूजन क्या निकाला कि whenever the light goes from rarer media to denser media, then the refracted ray bend towards the normal. ठीक है, and vice versa. and vice versa का मतलब क्या, उल्टा इसका, that is whenever the light goes from glass media to air media, it means that is from denser media to rarer media, then the light bends away from the normal. This phenomena is called refraction of light. तो इसको एक सिंगल वर्ड में हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, वाइस वर्सा वाला थोड़ा सा आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, तो थोड़ा थोड़ा जो है लाइन आपका 3 to 4 लाइन में डेफिनेशन आ जाएगी। वैसे आपको क्या करना है, वैसे आपको जनरली क्या लिखना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो यहां लिखेंगे आप व्हेन द लाइट goes from one media to another, then it bends towards the normal, or away from the normal. ठीक है, देन दिस phenomena is called refraction of light. इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है। तो यहां क्या लिखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर मीडिया, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। भाई एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जाए, अब वो डेंसर में रेयर में जाए या रेयर से डेंसर में जाए, बात यहाँ पे डेफिनेशन में आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगा या नॉर्मल से अवे बेंड करेगा। ठीक है, देखो बात को समझना है। ठीक है, चीजों को समझते चलिए, क्योंकि जब तक हमको एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी टॉपिक की, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक आपको जब एग्जाम में जाएंगे, आप एग्जाम में कुछ लिखेंगे तो वहां आपको जो है अक्सर ये चीजें भूल जाती हैं। ठीक है, तो जब आप समझ के चीजों को लिखेंगे डेफिनेटली आपको बड़ा हेल्प मिलेगा। ठीक, चलिए बात करते हैं बेटा की लॉज ऑफ
रिफ्रैक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अक्सर आपका एग्जाम में पूछा जाता है, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को आप क्या करते हो कि आप एज इट इज, जो दो लॉज हैं आपके एज इट इज आप लर्न कर लेते हैं, ठीक है, उसको भी मुझे समझना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा, देखो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो आपका, ध्यान से देखिएगा, जो आपका इंसिडेंट रे, ठीक है, जो इंसिडेंट रे है, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, और जो आपका नॉर्मल है, वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा, ठीक। प्लेन का मतलब क्या, इस बोर्ड के ये वाला प्लेन, नॉर्मल टू द बोर्ड, ठीक है। जैसे लाइट यहां से आ रही है, आगे पड़ती है, फिर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे यही होता है। नो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये मैंने आपको रिफ्लेक्शन का बताया था। अब मान लो ये इंटरफेस है, इधर मान लो मेरा क्या है, डेंसर मीडिया, इधर एयर मीडिया, तो ये लाइट ऐसे आएगी और फिर ऐसे यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है, भाई इस मीडिया को क्रॉस करते हुए जाएगी। तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन पे इधर भी नॉर्मल और इधर भी नॉर्मल, तो दोनों चीजों को लेके चलना है, ठीक है। तो उस प्लेन में क्या होगा, हमारा एक ही प्लेन में हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई करेगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक, क्या मैं लिखूंगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, फिर अनदर रिफ्रैक्टेड रे, क्लियर, एंड नॉर्मल, all lie in the same plane, all lie in the same plane, ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि हमको ये सेम प्लेन की मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। जो मैं आपको बता रहा हूं वो बात बिल्कुल माइंड में रखिएगा, ठीक है। ये बोर्ड आपका प्लेन नहीं होगा, ठीक है, बोर्ड के नॉर्मल आगे भी और इसके बैक साइड में, मतलब आगे पीछे दोनों तरफ, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ को बेटा क्या दिया था, स्नेल साइंटिस्ट है, बिली बॉर्ड स्नेल ने दिया था। किसने दिया था, बिली बॉर्ड स्नेल ने दिया था। तो बिली बॉर्ड स्नेल ने क्या कहा था कि बिली बॉर्ड स्नेल का कहना था कि जो ये हमारा एंगल होता है आई और ये जो एंगल होता है आर, अगर इन दोनों का हम साइन ले ले और उसका रेशियो ले ले तो वो एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू, मैं यहां पे लिख रहा हूं, according to Snell's law, the ratio of sine of angle of incidence, sine of angle of incidence, sine of angle of incidence, and sine of एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों का जो रेशियो होता है बिकम्स कांस्टेंट, बिकम्स कांस्टेंट। अब मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, बिकम्स कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किस सिंबल से लिखते हैं, तो मैं आपको नॉलेज के लिए बताता हूं। देखिए हम बता रहे हैं आपको कि कैसे हम इसको लिखेंगे, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम इसको किससे एक्सप्रेस करते हैं। देखो इसको एक्सप्रेस करेंगे बेटा म्यू से, आर एन से। किससे एक्सप्रेस करेंगे, म्यू आर एन से। इन दोनों से बुक में लिखा होता है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इसको दोनों तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हो। और इस म्यू या एन की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने बताया, रेशियो किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आई थिंक कि कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी लॉज हम बता रहे हैं वो आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ठीक है। उनको एक एक करके हमको क्या करता है, सीखता है। अब देखो बात क्या करते हैं बेटा,
कि चूंकि यहाँ पे दो मीडिया है ना, तो दो मीडिया के दो मीडिया के रेफरेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, म्यू को डिफाइन करना पड़ेगा, म्यू या एन को डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करते हैं देखो जरा, ये हमारा क्या है, मीडिया नंबर 1, ये हमारा मीडिया नंबर 2 है, तो लाइट 1 से 2 में जा रही है, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, म्यू ऑफ, देखिए म्यू ऑफ 2 1 इज इक्वल टू, मैंने लिखा यहाँ पे साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। ठीक है, ये ध्यान से देखना। अब आप पूछेंगे सर आपने 2 1 क्यों लिखा, तो मैं इसको बोलता हूं, इसको रीड करता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि 1 म्यू 2 की मीनिंग क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं बेटा, तो यहां पे अगर मैं ये कर दूं म्यू 1 2 कर दूं, तो इसको मैं बोलूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक चीज, एक एक पॉइंट्स को आपको समझना है। ठीक है, एक एक पॉइंट्स को समझेंगे तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बातें आप समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक थोड़ा सा और नॉलेज आपको देना चाहूंगा बेटा, कि बुक में कभी कभी आपको ये सिंबल कुछ अजीब तरीके से लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, कैसे लिखा हुआ दिखेगा इसको भी देखिए। कभी कभी इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक, कभी कभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 म्यू 2 लिख सकते हैं। कभी कभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 1 म्यू 2 लिख सकते हैं, या कभी कभी आप इसको लिख सकते हैं 2 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी सिंबल मैं बना रहा हूं, ये सिंबल सबकी मीनिंग क्या है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये सब की मीनिंग एक जैसी है, और सबकी मीनिंग क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होगी। बात समझ रहे हो मेरी। तो यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बहुत ज्यादा इधर उधर सोचना नहीं है कि क्या होगा सर, कैसे होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, कोई सोचने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो इतनी चीजें आई थिंक कि आपको क्लियर हो गई। तो मैं आपको एक और टॉपिक बताने जा रहा हूं, एंड दैट विल बी कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अभी तक तो आपने क्या समझा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीनिंग समझी, अब आप क्या समझेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली क्या होता है। ठीक, चलिए देखते हैं उसको। यहां पे मैं लिख रहा हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। देखो बेटा क्या है कि ये सिंपली एन से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, सिंपली एन से या सिंपली म्यू से। देखो मैं यहाँ पे सिंपली एन या म्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने डिफाइन किया साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, लेकिन यहाँ पे सिंपली एन से हम लिखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, या सिंपली म्यू से। ठीक है, और यहाँ मैंने 1 2 लगा दिया था। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां पे क्या है, n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वैक्यूम को एयर भी कर सकते हो, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ठीक, तो यहां पे हम इसको n, ठीक है, सॉरी c डिवाइडेड बाई b लिख सकते हैं। बात समझ रहे हो मेरी। n को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, c अपॉन b लिख सकता हूं। क्यों, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c होता है, और मीडियम में आपने v मान लिया, तो मीडियम में वेलोसिटी अगर v है, और अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर में c है, और c की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ में आई। और इसकी वैल्यू बेटा होती है n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, n की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी। क्यों, आपका आंसर होगा सर ऐसा क्यों होता है। तो ये देखो बेटा, c की वैल्यू हमेशा 3 × 10⁸ होगी, लेकिन आपको पता है मीडियम में जाने पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपकी कम हो जाएगी।
तो मीडियम में चूंकि रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाती है, तो यहाँ वैल्यू 3 से थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, तो इतना भी माइंड में आपको रखना है कि व्हाई द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी ग्रेटर देन 1 बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडिया। किसी भी मीडिया को अगर आप ले लीजिए, उससे हमेशा क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट एयर में आपकी हमेशा ज्यादा होगी। बात समझ में आती? ठीक, चलो अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ को इस रिलेशन से कोरिलेट करते हैं। कैसे कोरिलेट करते हैं इसको देखो जरा ध्यान से देखते चलो। देखो मैंने क्या बताया बेटा कि अभी मैंने बताया था आपको कि लाइट कहां से चलती है, रेयर से, और ठीक है उसके बाद एक नॉर्मल ड्रा किया था और यहाँ पे क्या किया था, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करा दिया था। तो ये मीडिया 1, ये मीडिया 2। ठीक है, अब बेटा मान लो कि मीडिया 1 में लाइट की वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे v2 है, और आपको क्या करना है, ये रिलेशन n के टर्म में लिखना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो ये मीडिया नंबर 1 के लिए n1 होगा, और n1 की वैल्यू आपको कितनी होगी बेटा, इस c अपॉन v से जरा लिखो, तो c तो एज इट इज रहेगा, और मीडियम में वेलोसिटी कितनी है v1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c अपॉन v1। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। और सिमिलरली 2 वाले के लिए तो यहाँ पे n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, c अपॉन और v2 हो जाएगा। सिमिलरली भाई यहाँ वेलोसिटी कितनी है, v2 है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको दोनों का रेशियो ले लेना है और n2 को n1 से डिवाइड करो, तो n2 डिवाइडेड बाय n1 क्या होगा बेटा, c अपॉन v2 डिवाइडेड बाय c अपॉन v1, c से c मर गया, और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, v1 डिवाइडेड बाय v2। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये हमारा n2 अपॉन n1 क्या है बेटा, v1 अपॉन v2, और n2 अपॉन n1 हमारा किसके बराबर होता है, ध्यान से सुनना, n2 अपॉन n1 हमारा होता है sin i डिवाइडेड बाय sin r के बराबर है। ठीक है, ये ठीक, कुछ बात समझ में आई? तो एक रिलेशन हमारे पास आ गया। कौन सा रिलेशन आ गया, उसको हम एक जगह पे लिख देते हैं। क्या आया बेटा, पहली चीज कि sin i डिवाइडेड बाय sin r क्या होता है, तो ये आपका क्या होता है, n2 अपान n1 होता है, और n2 अपान n1 किसके बराबर होता है, तो v1 अपान v2 के बराबर होता है। ठीक है, अब एक और रिलेशन मैं बताना चाहता हूं। जैसे आपने पढ़ा है बेटा v इक्वल टू क्या होता है, f लैम्डा। अगर आपने क्लास 9 में साउंड चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन पता होगा। तो हमको पता है कि अगर हमें v1 लिखना है तो v1 इज इक्वल टू मैं लिखूंगा f इंटू लैम्डा 1, और मैं v2 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, f इंटू लैम्डा 2। अब आप बोलेंगे सर दोनों में f आपने सेम क्यों लिखा और लैम्डा को डिफरेंट क्यों लिखा, तो मैं बताऊंगा बेटा कि फ्रीक्वेंसी एक बार सोर्स से अगर निकल जाती है तो वो कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, विल नेवर चेंज, सॉरी CHANG। ठीक है, फ्रीक्वेंसी विल नेवर चेंज बट वेवलेंथ विल बिकम सेम बिकॉज वेलोसिटी चेंजेस। अगर वेलोसिटी चेंज होगा बेटा डेफिनेटली क्या होगा, वेवलेंथ अपने आप को चेंज कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बेटा, अगर दोनों को v1 अपान v2 करेंगे तो लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 आ जाएगा, f से f कैंसिल हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज टर्म्स। क्लियर, किसके किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में, वेलोसिटी के बीच में, वेवलेंथ के बीच में। देखो क्या है कि आपके सिलेबस में तो इतना नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एडवांस नॉलेज इसलिए देना चाहता हूं कि ताकि आपको इवन अगर कोई भी टॉपिक्स, अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन लगे कि सर एक्चुअली ये न्यूमेरिकल आया और मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, वहां पे हमको वेलोसिटी दे दिया, हमको वहां पे क्या दे दिया, वेवलेंथ दे दिया, और पूछा कि जो है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए हमको सारा फार्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? तो इतना मीनिंग बेटा क्लियर हुआ कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, बोलो हाँ या ना, वेरी गुड। तो इस तरह से क्या है कि आपको पर्टिकुलरली आपको कुछ नॉलेज हो गया जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं बेटा, देखो
कि हमारे पास क्या है, देखो लाइट में जो रिफ्रैक्शन है उसके कुछ एप्लीकेशन है, ठीक है, रिफ्रैक्शन के कुछ एप्लीकेशन। क्या क्या एप्लीकेशन है? पहला आपका एप्लीकेशन है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, डिलेड सनसेट, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है बेटा, अपेरेंट डेप्थ, ठीक है, अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। तो ये दो एप्लीकेशन आपको पढ़ना है, मेन तो यही दो हैं। फिर उसके बाद आपके कई सारे हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जब पढ़ाऊंगा मैं तो वहां पे आपको मैं ये भी बताऊंगा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में आपका एक एप्लीकेशन होता है आपका कि जो आपका स्टार होता है वो ट्विंकल करता है जबकि प्लैनेट आपके ट्विंकल नहीं करते हैं। तो उसके साथ साथ आपको ये दो एप्लीकेशंस भी पढ़ने हैं। तो ये दो एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है जो कि आपके सिलेबस में है, और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं आपको लेके आऊंगा डेफिनेटली आपको मैं डिस्कस करूंगा कि इसमें इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।